So this lecture is the continuation of lecture number 3 of differential geometry. As we are discussing the definition of normal plane, थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकली तो हम देख ही चुके थे, आपसे डिस्कशन हो चुकी थी, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल प्लेन दिखता कैसा है। ये जो मान लो मेरी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये सपोज कर लो ये कोई कर्व है, और ये जो इंडेक्स फिंगर का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वो लगा लो पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ किया, ये जो पेन है ये सपोज कर लो वो टेंजेंट लाइन है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, कर्व धागे से भी पतली होती है। इसको माइक्रोस्कोपिक स्केल पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, ये वो टेंजेंट लाइन है, और ये जो प्लेन जो पी पॉइंट से पास हुआ और टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, ये आपका हो गया नॉर्मल प्लेन। दिख रहा है इसमें कितनी सारी लाइंस होंगी, इन्फिनिटली मैनी लाइंस, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेन आया, ये आपका प्लेन क्या हो गया, नॉर्मल प्लेन, ठीक है, क्लियर। So this is our definition of normal plane. Next is binormal. Bi का मतलब क्या होता है, दो नॉर्मल्स। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, जो नॉर्मल के भी नॉर्मल हो। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हो, नॉर्मल के भी नॉर्मल क्या होता है। लेट अस सी। द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल इज द बायनॉर्मल। क्या कहा गया है, वो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल नॉर्मल के। प्रिंसिपल नॉर्मल कौन सी नॉर्मल होती है, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करती है, स्पेशल वाले प्लेन में। बताया था ना आपको, दो तरह के नॉर्मल होते हैं, एक सिंपल वाली होती है, एक वीआईपी स्पेशल होती है। वीआईपी वाले जो नॉर्मल है, अगर कोई नॉर्मल उसके भी परपेंडिकुलर हो जाए, पहले तो बड़ा खुश हो रहा था प्रिंसिपल नॉर्मल, भाई मैं तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हूँ। अब बाई नॉर्मल कह रहा है भाई मैं तेरे भी परपेंडिकुलर हूँ, तू टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और मैं तेरे भी परपेंडिकुलर हूँ, इसलिए मैं बाय नॉर्मल हूँ, तेरे ऊपर ही नॉर्मल। क्लास में होते हैं नहीं दो स्टूडेंट्स, एक कहता है कि भाई मैं तो टेस्ट में ना आज 20 में से 18 मार्क्स स्कोर करूँगा, तो दूसरे वाला क्या कहता है, भाई मैं तेरे से एक ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोर करूँगा, अगर तू 18 करेगा ना तो मैं 19 स्कोर करूँगा। ये भी वही है, ये पहले खुश हो रहा था प्रिंसिपल नॉर्मल कि भाई मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। अब बाई नॉर्मल ने क्या कहा, मैं तेरे भी परपेंडिकुलर हूँ, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी कैप से। तीन नोटेशन हम सीख चुके हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ से पेज पे लिखते हैं। टी कैप, एन कैप, बी कैप, आई जे के कैप याद आते हैं। ये एक्स एक्सिस के लिए यूज़ करते थे, वाई एक्सिस के लिए यूज़ करते थे, जेड एक्सिस के लिए यूज़ करते थे, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस। अब ये आपका क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। जिस भी पॉइंट पे आप ले रहे हो, लेट अस सपोज अगर पी पॉइंट पे ले रहे हो तो ये हो गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट पी, ठीक है। और नॉर्मल क्या होगा, और एन कैप क्या डिनोट करता है, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। एन कैप वो स्पेशल वाला वीआईपी वाला जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा था, मींस ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब आप ड्रॉ करोगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सा था, जो पी को भी कंटेन करे, इसके नेबरिंग पॉइंट को भी कंटेन करे, और इस टेंजेंट, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था, जो पी को भी कंटेन कर रहा था, क्यू को भी, और उसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसको भी कंटेन कर रहा था। और प्रिंसिपल नॉर्मल जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई नॉर्मल लाइन हो, उसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल कह रहे थे, मुख्य नॉर्मल। और इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। और बी कैप क्या है, यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर। अब ये मत कहना डेफिनेशन में यूनिट तो लिखा ही थी, कैप देख के समझ आना मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट बाइनॉर्मल, बाइनॉर्मल कौन था, जो कह रहा था मैं नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हूँ, ठीक है। अभी 3D है, 3D में कर्व कुछ इस तरह से होगी, उसके ऊपर कोई टेंजेंट रही होगी, उसके कुछ परपेंडिकुलर, और जो उसके भी परपेंडिकुलर बाइनॉर्मल, ठीक है। लेट अस सी फ्रॉम दिस फिगर। So this is the curve C and this is point P, specific किया हुआ है। इसके P पॉइंट पे आपने क्या किया,
ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और इसके लोग जो यूनिट वेक्टर होगा वो टी कैप होगा। इसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल ऐसे को है परपेंडिकुलर, दिख रहा है। कॉपी पे तो ओबियसली लिमिटेड स्पेस है, कॉपीज हमारी 3D तो है नहीं कि मैं यहाँ पे लाइक ऐसे करके कुछ शो करूँ। हाँ कर सकते हैं वैसे ऐसे। अब क्लियर है, ये नॉर्मल है, बाहर की तरफ है जो अंदर की तरफ दिख रहा है। तो यूनिट वेक्टर ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे जो नॉर्मल है, ठीक है, ये हो गया आपका एन कैप। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या हो गया आपका, जो टी कैप पी पॉइंट और कोई नेबरिंग पॉइंट होगा क्यू पॉइंट, मतलब जो प्लेन इस वाले रीजन में कन्फाइंड हो गया वो आपका क्या हो गया यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब हम दोबारा से रिविजिट करने वाले हैं 3 नई डेफिनेशन को। ऑस्कुलेटिंग प्लेन को अलग तरीके से देखेंगे, द प्लेन कंटेनिंग टी कैप एंड एन कैप। फिर उसके बाद हम दूसरा प्लेन देखेंगे, फिर तीसरा प्लेन देखेंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल प्लेन हो गया कुछ इस तरह से। अब जो इसके परपेंडिकुलर है, लेट अस सपोज ये वाली लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा बाइनॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल खुश हो रहा था, भाई मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर हूँ। बाइनॉर्मल ने कहा अच्छा तू टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मैं तो तेरे ही परपेंडिकुलर हूँ। हो गए ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर। कॉपी पे देखने में लगता है यार ये कौन सा एंगल है, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है, ये एक्यूट एंगल लग रहा है, कैसे 3D में है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो टी कैप और एन कैप को कंटेन कर रहा है। एन कैप और बी कैप को जो कंटेन करेगा, अभी नोमेनक्लेचर पे मत जाओ। एन कैप कहता है मेरा नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये कहता है मेरा नाम है बाई नॉर्मल वेक्टर। अच्छा हमने ना एक प्लेन का नाम सोचना है, कैसे सोचें। ये कहता है कि तुम एक काम करो, मेरा प्रिंसिपल हटा दो, तुम अपना बाई हटा दो, क्योंकि अगर तुमने बाई रखा तो मैं बुरा मान जाऊंगा, और अगर तुमने प्रिंसिपल रखा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो हमने नाम रख लिया नॉर्मल प्लेन, क्योंकि दोनों में नॉर्मल वर्ड कॉमन था। ऐसा ही होता है ना जब फाइट होती है सिबलिंग्स के बीच में, तो एक जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को ही रिजोल्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या नाम रख लिया इसका नॉर्मल प्लेन, क्योंकि ये कंटेन करता है एन कैप को भी और बी कैप को भी, और दोनों ही क्या है टेंजेंट पे नॉर्मल है, तो इसलिए नॉर्मल प्लेन। ऑस्कुलेटिंग का तो पता ही था टेंजेंट को कंटेन कर रहा है और साथ में जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस रीजन में कन्फाइंड हो गया, ये हो गया नॉर्मल प्लेन। बच्चा ये वाला प्लेन टी कैप और बी कैप से बनने वाला, अब इन दोनों के नाम में तो कुछ कॉमन भी नहीं है। इन्होंने ऑस्कुलेटिंग इसलिए रखा क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या था, टी कैप आ रहा था, और एन कैप क्या कह रहा था कि मैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर हूँगा। तो ऑस्कुलेटिंग से ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इन्होंने ऑस्कुलेटिंग रखा। इन्होंने रख लिया नॉर्मल, ये कह रहे हैं हमारे नाम में तो कुछ कॉमन ही नहीं है भाई, मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर हूँ और मैं बाई नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बाई नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो टी कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, एन कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम रख लिया रेक्टिफाइंग प्लेन। फिजिक्स में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना कम करना, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रेक्टिफाइंग प्लेन का मीनिंग। यहाँ पे जस्ट एक नेम दिया हमने, स्पेसिफाई कुछ नहीं। सो 3 चीज़ें याद रखेंगे, डीजी में थ्रू आउट काम आएंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। ऐसे चलना है जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक टी कैप एन कैप बी कैप। जो प्लेन टी और एन को कंटेन करता है वो ऑस्कुलेटिंग, एन और बी को कंटेन करता है नॉर्मल, बी और टी को कंटेन करता है डेट इज रेक्टिफाइंग, सिंपल। और तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे आप पढ़ते हैं ये आई, ये जे, ये के, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसी रोटेशन रहती है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। वैसे ही अब आई कैप की जगह क्या लिखना है, टी कैप, जे कैप की जगह क्या लिखना है, बी कैप, और के कैप की जगह क्या लिखना है, एन कैप, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, टी एन बी, इस तरह से। और आपको पता है थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं आज ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई कैप
जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। एक बार निकाल के बता देते हैं, फिर बाद में आपको ईजी रहेगा। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, मतलब जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये चीज़ तो आप ऐसे भी पढ़ चुके हो। ऐसे ही जे डॉट के कैप क्या होगा 0, आई डॉट के कैप क्या होगा 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे सॉरी, आई क्रॉस जे कैसे लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। कितना एंगल बन रहा होता है इनके बीच में 90 डिग्री का, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। पर तुम खुद सोचो, क्रॉस प्रोडक्ट करने से तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, और ये तो सारा का सारा स्केलर आ गया, और साथ में और क्या होता था, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दीज टू। आई और जे के जो नॉर्मल है क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है ना, जो इसके परपेंडिकुलर हो वो के कैप, ये भूल जाते हो हमेशा। जो ये वैल्यू आप लिखते हो ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे की होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, डॉट से मुझे क्या मिलेगा एक स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलेगा एक वेक्टर। और यहाँ से तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो ये तो स्केलर दे रहा है। अब मुझे तो वेक्टर चाहिए, वेक्टर कैसे मिलेगा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वो चीज़ जो इसके परपेंडिकुलर हो वो क्या हो गया हमारा के कैप। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। बेसिकली क्या देखना, आई क्रॉस जे करते हुए इनके परपेंडिकुलर क्या है, इसके परपेंडिकुलर जे कैप है, अगेन जे क्रॉस के साइकिल नहीं तोड़नी, जैसे ही आप साइकिल तोड़ोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, ऐसे ही के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि ये तीनों क्या परपेंडिकुलर, मीन्स आई कैप जे कैप और के कैप। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे आई कैप जे कैप के कैप का, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है 0 आती है। और क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकलता है, जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है वो निकलता है, आई और जे का के, जे और के का आई, के और आई का जे। अगर मैं इनको रोटेट कर दूँ, मीन्स इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है, जबकि ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आपको इनको इक्वल लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन, ए क्रॉस बी सेम एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये चीज़ याद रखनी है, वेक्टर आइडेंटिटीज़ है। जैसा कि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में हम कर्व्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी कर्व्स जो स्पेस में हैं। और हमारा स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस जब भी होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस और इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे, यूनिट वेक्टर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ आई जे के कैप लगाते हैं तो उससे आपको एंश्योर हो जाता है ना कि उसका मैग्नीट्यूड आप किसके अलोंग ले रहे हैं। लाइक अगर मैं 3 आई कैप लिख दूँ तो उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का 3 है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर 5 जे लिख दूँ तो 5 मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं 6 के कैप लिख दूँ तो जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड वेक्टर का 6 है। तो यूनिट वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर कैलकुलस और इवन इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री टू ensure or specify the position of a vector, or like in case of position vector, same in case of, अब जहाँ जहाँ पे i j k था उसको जस्ट रिप्लेस कर दो t and b। ठीक है, कुछ इस तरह से डायरेक्शन थी,
ये टेंजेंट थी, इसके लॉन्ग हमने नॉर्मल लगाया था, ये नॉर्मल कुछ इस तरह से था, और ये क्या था आपका बाय नॉर्मल, जो नॉर्मल पे भी नॉर्मल था। अगर ये नॉर्मल पे नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो टी कैप के भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, ठीक है। तो ये रोटेशन इस तरह से चलेंगी, हमने क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप एंटी क्लॉक भी रोटेट कर सकते हो, बस फ़र्क क्या होगा, डायरेक्शन का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव साइन आएगा। फिर अगर आपको नेगेटिव साइन को अवॉइड करना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज़ को भी अवॉइड करना चाहते हैं, तो बेटर क्या, क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। हमारे अर्थ में हर एक चीज़ स्पेसिफिक है, हमारे अर्थ जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है, मींस हर एक चीज़ क्लॉकवाइज रोटेशन में ही टर्न करती है। पर जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वहाँ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, मींस नेगेटिविटी इंश्योर होती है, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिविटी, मतलब कहाँ पे नेगेटिव वो चीज़ लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो टी क्रॉस एन क्या देगा आपको, बी कैप, एन क्रॉस पी क्या देगा, टी कैप, और बी क्रॉस टी क्या देगा आपको, एन कैप। अगर आप रोटेशन इस तरह से करते हो एन क्रॉस टी, तो वो माइनस ऑफ बी कैप होगा, टी क्रॉस बी माइनस ऑफ एन कैप, बी क्रॉस एन माइनस ऑफ टी कैप। So these are some vector identities in case of vector calculus or doing differential geometry, ठीक है। तो टी एन बी तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और रोटेशन भी आपको बता दिए कैसे चलना है, टी क्रॉस एन बी, एन क्रॉस बी टी, बी क्रॉस टी एन। क्लियर। साथ के साथ प्लेन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लेन टी कैप और एन कैप को कंटेन करता है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, जो पी कैप और टी कैप को कंटेन करता है वो रेक्टिफाइंग प्लेन, और जो दोनों नॉर्मल्स को, नॉर्मल बाई नॉर्मल को, प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल को कंटेन करता है वो नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल नॉर्मल कॉमन है ना, इसलिए मैंने बोल दिया दोनों नॉर्मल को कंटेन करता है नॉर्मल। इसका नाम ऑस्कुलेटिंग क्यों, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग टी कैप को तो कंटेन करता ही है, और प्रिंसिपल नॉर्मल कौन सा होता है, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है। तो दोनों में ऑस्कुलेटिंग चीज़ कॉमन थी, तो इसका नाम ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ एंगल 90, कोस 90 जीरो, ठीक है। एक बार थ्योरी भी देख लो क्या लिखा हुआ है। जो तीन वेक्टर हैं एन कैप, टी कैप, बी कैप, जिनको आपने नाम क्या दिया है, यूनिट, यहाँ पे ओरिएंटेशन थोड़ी गलत लिखी गई है, पहले टी कैप आएगा, फिर एन कैप आएगा, और फिर बी कैप आएगा, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर एन कैप, एंड यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर बी कैप, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। जो फिगर है वो ये शो करती है कर्व के हर एक पॉइंट पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आपको मिलेंगे। ये हमने पी पॉइंट पे लिया, टी कैप, एन कैप, बी कैप। अभी कर्व है, कर्व के ऊपर इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है, और वो कर्व भी स्पेस में है, और स्पेस में आपको क्या मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, तीन प्लेन मिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जो मेरा इंडेक्स फिंगर है वो यूनिट टेंजेंट, मतलब टेंजेंट प्लेन को, ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिनोट कर रहा है। ये ऊपर वाला मेरा रेक्टिफाइंग प्लेन को डिनोट कर रहा है, ये बाय नॉर्मल प्लेन को डिनोट कर रहा है। इस तरह से तीन प्लेन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कर्व पे कोई पॉइंट लिया है तो हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स मिलेंगे। अगर तो आप सिर्फ 2D पे बात कर रहे हैं तो 2D पे आपको लाइंस मिलेंगी लाइक दिस, 3D पे आपको वो प्लेन्स मिलेंगे लाइक ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। हम 3D रिप्रेजेंटेशन 2D पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो नोटबुक के पेजेस हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, तो 3D फिगर्स को यहाँ पे ऐसे ही नहीं शो किया जा सकता। तो इस पेपर में जब भी आपको ज्योमेट्री डिस्कस करनी होगी तो माइंड में 3D फिगर्स चलनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंट 2D पे करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डीजी में नाम से इंडिकेट हो जाता है पेपर कैसा है। पेपर में डिफरेंशियल वो तुम्हें आता है, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है, इंटीग्रेशन करना आता है, वेक्टर कंप्यूटेशन करना आता है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो। मेन चीज़ है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आगे 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 जो भी कर्व्स आएंगे लाइक इवोल्यूट, इनवोल्यूट, उनके केस में क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे,
बेसिक वहाँ पे भी यही है कि आपको अगर कर्व की ज्योमेट्री क्लियर है तो आप इजीली डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन में कुछ नहीं होता, सिंपल ही स्टेप्स होते हैं। अभी तक देख लीजिए हमने 2 डेरिवेशन किए हैं। कैलकुलेशन तो नाम भर की भी नहीं थी उसमें, जस्ट क्या था, ज्योमेट्री बता दी तो निकाल लिया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन टी कैप और एन कैप को कंटेन करता है, ये आपको पता ही है। सो अगर आर वेक्टर एंड कैपिटल आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, 2 पॉइंट के कर्व पे। याद है आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जिसमें फाइंड की थी, तो उसमें पी क्यू पॉइंट आपने कहाँ पे लिए थे, लाइन पे लिए थे। पर अब की बार हमने ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लेने हैं, कर्व पे लेने हैं। मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है, जो पी पॉइंट को कंटेन करे उसके नेबरिंग पॉइंट को कंटेन करे। यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, उसका क्या है, कैपिटल आर है। तो हमने वो 2 पोजीशन वेक्टर लिए हैं, आर वेक्टर एंड कैपिटल आर वेक्टर, उन 2 पॉइंट्स के कर्व पे। ठीक है, तो आर माइनस आर क्या होगा, देखो यहाँ पे मान लो वो कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ है, यहाँ से यहाँ तक का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया मेरा, आर वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया, कैपिटल आर वेक्टर। और पी क्यू जो मैं निकालूंगा वो कुछ ये वेक्टर आएगा, एक लाइन आएगी ना, कोड। तो वो जो पी क्यू लाइन आएगी वो भी तो उसी प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि ना दोनों नेबरिंग पॉइंट हैं। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन उन 2 नेबरिंग पॉइंट को तो कंटेन कर ही रहा है, और उन 2 नेबरिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई भी कोड होगी वो भी तो उसी प्लेन में लाई करेगी। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, आज से हमने क्या सीखा, आपको 3 बार डेफिनेशन बता दी गई है। एक बार जो इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन थी, जो पी पॉइंट को कंटेन, ये लिमिटिंग पोजीशन है प्लेन की, किसी भी पॉइंट पे जो उस पॉइंट को कंटेन करता है, उस पे जो टेंजेंट लाइन है, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसको कंटेन करेगा, और वो टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल होगी, जो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है। फिर मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा, इंटरप्रिटेशन बताई कि जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा तो उस पॉइंट को कंटेन करेगा, नेबरिंग पॉइंट को कंटेन करेगा और टेंजेंट लाइन को कंटेन करेगा। क्योंकि जैसे ही क्यू पी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, वो उसके बहुत ही नियर बाय आ जाएगा, दोनों पॉइंट में डिस्टेंस बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल होगी। उस स्मॉल डिस्टेंस से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे लगेगा कि वो दोनों सेम पॉइंट से है। एक्चुअल में अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको वो दोनों कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे, जबकि माइक्रोस्कोप लेके अगर आप देखेंगे ना तब क्लियर विजिबल होगा वो 0.0000 समथिंग डिस्टेंस, ऐसे विजिबल नहीं होगा। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। तो दूसरी डेफिनेशन में क्या सीखा आपने, पी पॉइंट को कंटेन करे, क्यू पॉइंट को कंटेन करे जो उसका नेबरिंग पॉइंट है, और टेंजेंट लाइन को कंटेन करे। अब नंबर 3 डेफिनेशन जो कि आप यूज़ करेंगे वाइटली, ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो प्लेन है जो टी कैप को कंटेन करता है, एन कैप को कंटेन करता है, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को कंटेन करता है, वेयर कैपिटल आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट एंड स्मॉल आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। ये चीज़ समझ आ गई ना आपको। यहाँ पे पॉइंट पी था ना, तो यहाँ पे लेना आपने वो नेबरिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि नेबरिंग पॉइंट आप कहाँ लोगे, इसी प्लेन में तो लोगे ना, इस कर्व के लो, ये क्यू पॉइंट यहाँ पे। अब देखो अगर आप ना क्यू पॉइंट यहाँ पे लोगे तो नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जो एन कैप को कंटेन करे, बी कैप को कंटेन करे और आर माइनस आर को कंटेन करे। ऐसी नेबरिंग पॉइंट 3D में है ना, तो ये कर्व थोड़ी इस तरह से होगी, ऐसे कर्वी शेप में होगी। आपको 2D में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कर्व का कुछ पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, 3D में नहीं दिख रहा, क्योंकि कर्व 2D पर ड्रॉ किया। तो समझ लो इस कर्व का पोर्शन जो है वो तीनों में होगा, एक्स वाई में भी कुछ पोर्शन होगा, वाई जेड में भी कुछ पोर्शन होगा, और जेड एक्स में भी कुछ पोर्शन होगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे ऊपर इसका कोई नेबरिंग पॉइंट क्यों लेते हो, तो रेक्टिफाइंग प्लेन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जो टी कैप को कंटेन करे, बी कैप को कंटेन करे और आर माइनस आर को भी कंटेन करे। ठीक है, शुरू में पेपर थोड़ा सा समझने में लगेगा, बट एक बार नोटेशन क्लियर होगी ना और क्लैरिफिकेशन स्ट्रोंग होगी तो ये पेपर में एंड तक आप रूल करने वाले हो। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या हो गया, टी कैप एन कैप आर माइनस आर, नॉर्मल प्लेन एन कैप बी कैप आर माइनस आर, रेक्टिफाइंग प्लेन टी कैप बी कैप आर माइनस आर। ठीक है, आर माइनस आर क्या है, वो पी क्यू वेक्टर है, माइंड में रखना है, जहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और क्यू का कैपिटल आर वेक्टर है।
क्लियर। अब आगे देखिए, आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, अगर कोई तीन वेक्टर्स हैं आपके, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, यहाँ पे देख लो टी कैप हो गया, एन कैप हो गया, आर माइनस आर हो गया, सिर्फ ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे फोकस करो, ये भूल जाओ यहाँ पे कुछ था अभी। ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे फोकस करो, क्लास में बोलते थे ना जब आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते थे इस पे फोकस करना है, तो यहाँ पे इसी पे फोकस करो। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या हुआ बेसिकली, टी कैप, एन कैप, आर माइनस आर, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये देखो मैंने प्लेन भी बना दिया, हालांकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 3D की चीज़ वो भी मैंने 2D पे बना रखी है। 2D पे तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑक्टागन दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ऑक्टागन होगा बिल्कुल भी नहीं। देख लो ना शेप, सॉरी हेक्सागन। पर क्या करें, लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। है 3D की फिगर पर बना 2D पे रहे हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं कि टी कैप, एन कैप और आर माइनस आर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और आपने पढ़ा है 11th क्लास में जब आपका वेक्टर्स चैप्टर था, अगर कोई तीन वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। है इतना ध्यान, कोई ना, वो तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे देखो जो समझा रहा हूँ, आर माइनस आर, टी कैप, एन कैप ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों के तीन, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये तीनों को प्लेनर हैं, मीन्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। खोलना तो आता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लेते हैं, पहले का डॉट इन दोनों की क्रॉस के साथ, या फिर इन दोनों का क्रॉस ओवर दिस डॉट। यहाँ पे क्रॉस लिखो तो यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट लिखा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। इस तरह से टी क्रॉस एन क्या होता है, टी और एन के परपेंडिकुलर कौन था, बाई नॉर्मल, जो वीआईपी था ना, बाई नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये इक्वेशन किसकी आ गई आपकी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। वो बात है ना, चाहे ज्योमेट्रिकली हम कितना ही सीख जाएं, पर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें जब तक इक्वेशन नहीं दोगे तब तक हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये आ गई ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। कुछ नहीं करना, माइंड में याद रखना है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या क्या था, और जो वो तीनों वेक्टर थे ये सेम प्लेन में लाई कर रहे थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर लेना, रट्टा भी नहीं लगाना। कोई ना, मैं बाद में टेक्निक भी बताऊंगा कैसे एक ही सेकंड में तीनों के तीन याद होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहले ये तीनों की एक बार इक्वेशन बता दूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। नॉर्मल प्लेन आर माइनस आर को कंटेन करता है, एन कैप, बी कैप, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। एन क्रॉस बी क्या देता है, टी, तो आर माइनस आर डॉट टी कैप क्या हो गया, जीरो। रेक्टिफाइंग प्लेन आर माइनस आर को, बी कैप को, टी कैप को, तीनों कंटेन करता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, पहले का डॉट उसके क्रॉस के साथ क्या होगा, जीरो। बी क्रॉस टी आपको क्या दे देगा, एन कैप। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें एक ही सेकंड में लिखना हो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ ये देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में टी कैप और एन कैप थे, टी कैप और एन कैप के परपेंडिकुलर कौन है, बी कैप, तो आर माइनस आर डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब दो परपेंडिकुलर होते हैं। आर माइनस आर तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा है, और बी कैप परपेंडिकुलर, ऐसे दोनों परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, बन गई इक्वेशन। नॉर्मल प्लेन की बात करें, कौन है परपेंडिकुलर, टी कैप, क्योंकि नॉर्मल प्लेन में दोनों नॉर्मल्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल भी और बाई नॉर्मल भी, और टी कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो आर माइनस आर डॉट टी कैप जीरो होगी, दोनों परपेंडिकुलर हैं। बस ये देखना है इस प्लेन में जो वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कौन है। ऑस्कुलेटिंग में परपेंडिकुलर बी कैप था, नॉर्मल में परपेंडिकुलर टी कैप, और रेक्टिफाइंग में टी और बी लाई करते हैं तो एन कैप उनके परपेंडिकुलर है, तो आर माइनस आर डॉट एन कैप जीरो। तो आज से अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन क्या है, आप बिना ड्रॉ किए डायरेक्ट माइंड में आपकी इमेज छप जानी चाहिए, और डायरेक्ट आपको बोलना है आर माइनस आर डॉट बी कैप जीरो, आर माइनस आर डॉट टी कैप जीरो, आर माइनस आर डॉट एन कैप जीरो। बस ये पता होना चाहिए इस प्लेन में वेक्टर लाई करे उसका परपेंडिकुलर कौन है। जैसे इस प्लेन का परपेंडिकुलर बी कैप, इस प्लेन का परपेंडिकुलर टी कैप,
इस प्लेन का परपेंडिकुलर एन कैप, आर माइनस आर तो पता ही है, वो तो लाई करना है। अगर इस पोर्शन में क्यू पॉइंट ले लूँ, क्यू पॉइंट मतलब नेबरिंग पॉइंट यहाँ पे, अभी ये मत कहना इसका नेबरिंग पॉइंट तो ये भी है, भाई हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। जब हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो बाकियों को इग्नोर करके चल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। फोकस वहीं जहाँ पे काम करना है। जब आप ग्रुप या सब ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं इन जनरल, तो फोकस कहाँ रहता है, उसी ग्रुप में से सब कुछ फाइंड आउट करते हो ना आप। आइडेंटिटी भी वहीं से, क्लोजर होने के बाद भी वहीं, एसोसिएटिविटी भी वहीं, इन्वर्स भी वहीं मिलना चाहिए, बाहर से थोड़ी ना उठा के कुछ लाते हो। तो जब हम नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कर्व का इतना पोर्शन देख रहे हैं, बाकी इग्नोर कर रहे हैं। और कर्व 3D में है, अभी ये मत कहना कर्व का आधा पोर्शन इधर आधा इधर, यहाँ बचा ही नहीं। 3D में है ना, तो तीनों में आएगा कुछ ना कुछ पोर्शन। क्लियर? तो अब से ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन अब डायग्राम से एक को लास्ट बार बना लेते हैं। आर माइनस आर डॉट बी कैप जीरो, नॉर्मल प्लेन आर माइनस आर डॉट टी कैप जीरो, रेक्टिफाइंग प्लेन आर माइनस आर डॉट एन कैप जीरो। था कुछ मुश्किल? डीजी में ऐसे ही हम हंसते खेलते काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे, जिसमें आपको माइंड भी यूज़ नहीं करना अपना। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप एंजॉइंग डिफरेंशियल ज्योमेट्री। थैंक यू।